हेलो फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है हानापुरी था। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो बिना किसी देरी के। कॉलेज में लड़के लड़कियों के ग्रुप में लड़की का नाम नेहा गुप्ता और लड़के का नाम अनुज था। दोनों का परिचय कॉलेज में ही हुआ था। पहले तो वो अच्छे दोस्तों के ग्रुप में थे। उसके बाद धीरे धीरे अनुज के मन में नेहा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होने लगी थी। धीरे धीरे वो एक गहरे प्यार में बदल जाती है। उसके उस दोस्तों के ग्रुप में बहुत से लड़के लड़कियों में एक था जगन टुडू। जगन एक टुडू संप्रदाय का एक आदिवासी परिवार का लड़का था। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद जगन का चाल चलन और बोलने का तरीका लड़कियों जैसा था। उसको लेकर उसके फ्रेंड सर्कल में उसके लड़कियों जैसा स्वभाव के लिए हंसी मजाक या आलोचना उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों प्रकार से चलते थे। जगन कथक डांस बहुत अच्छे से किया करता था, इसीलिए उसके दिलो दिमाग में हमेशा नाच ही रहता था। जगन प्रोफेशनल डांसर बनना चाहता था। जगन ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसके सारे दोस्त उसके इस लड़की जैसे चाल चलन के लिए उसके पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो सारी बातें इग्नोर कर दिया करता था। धीरे धीरे सारे दोस्तों में नेहा, अनुज और जगन की दोस्ती परवान चढ़ने लगी थी। फिर एक समय जगन भी नेहा को सिर्फ पसंद ही नहीं करने लगा था, बल्कि नेहा को लेकर सपने भी देखने लगा था। लेकिन वो जानता था जाति से वो आदिवासी था। उसका समाज और नेहा का समाज अलग होने के कारण नेहा कभी इस रिश्ते को नहीं स्वीकारेगी। इसीलिए जगन अपने प्यार के एहसास को दिल में ही दबा लेता है। एक दिन कॉलेज के सेकेंड ईयर्स में उनके एनुअल प्रोग्राम के बीच में अनुज नेहा को एक सुनसान जगह में ले जाकर अपने दिल की बात बता देता है। अनुज काफी गोरा और हैंडसम था, तो नेहा उसके प्रपोजल को मना नहीं कर पाई। लेकिन नेहा ने तुरंत तभी अपनी दिल की बात अनुज को नहीं बताया, बल्कि कुछ वक्त मांगा अनुज से अपने फाइनल डिसीजन बताने के लिए। ये सारी बातें सबकी नजरों से दूर होने के बावजूद जगन के नजरों से नहीं बच पाई। अनुज की बातों से जगन गुस्से और दुख से जलने लगा था। और उस दिन कॉलेज का प्रोग्राम खत्म होने के बाद जगन सीधे नेहा के घर जाता है और सबके सामने नेहा को बुलाता है और कहता है, अनुज अच्छा लड़का नहीं है, तू उससे मत मिल, वो नशा करता है। तू उसके साथ कभी मत मिलना, मैं नहीं चाहता तू उससे मिले। इतना कहकर जगन जिस तूफान की गति से आया था वैसे ही नेहा के घर से चला भी जाता है। इन सब बातों को लेकर नेहा ने तभी कोई बात नहीं बढ़ाई, लेकिन तभी से अनुज, नेहा और उनके दोस्तों के सारे ग्रुप के दोस्त यही गौर करते हैं जगन अनुज को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। इसके बाद एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद नेहा अकेले घर लौट रही थी। जगन फिर वहाँ पे हाजिर हो जाता है अपनी बाइक लेकर। नेहा के सामने रुककर वो लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तुझे मैंने कहा था ना तू अनुज से मत मिल, तू फिर भी उससे मिल रही है, बात कर रही है। फिर नेहा जगन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में बहुत गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, तुझे क्या परेशानी है जगन? मैं अनुज से प्यार करती हूँ। कॉलेज के बाद हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर जगन बहुत ही गुस्से में कहता है, सुन ले नेहा, मैं तुझे प्यार करता हूँ। अनुज के पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे उससे शादी करनी पड़े। तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, मैं तुझे किसी और के होने नहीं दूंगा। सारी बातें सुनकर पहले तो नेहा अवाक हो जाती है, लेकिन कुछ पल बाद ही बहुत ही शांत होकर साफ साफ कहती है, ये किसी प्रकार मुमकिन नहीं। जगन फिर से पूछता है, क्यों मुमकिन नहीं? नेहा कहती है, अपने आप को देखा है, एक तो आदिवासी जाति का है, ऊपर से लड़कियों जैसी नाचता है, लड़कियों जैसी कमर को लचका कर चलता है। 21 साल की उम्र में भी बाल झड़ के सिर पे जैसे चांद निकल आए हो। तुझे लगता है कि मैं तेरे जैसे लड़के को अपना जीवन साथी बनाऊंगी? मैं जैसा चाहती हूँ अनुज वैसा लड़का है, हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हो सके तो तू हमारी शादी में आकर भरपेट खाना खाकर जाना।
सारी बातें सुनकर जगन की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। वो कुछ भी ना बोलकर बाइक स्टार्ट करते हुए सीधे वहां से निकल जाता है। इसके बाद अनुज के साथ साथ नेहा को भी इग्नोर करने लगा था जगन। वो अपने दोस्तों के ग्रुप को भी छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद जगन कॉलेज भी आना बंद कर देता है। इसी प्रकार इन लोगों की थर्ड ईयर की फाइनल सेमेस्टर भी करीब आ जाती है। एक दिन अनुज जगन के कॉलेज में ना आने पर उसकी खबर लेने जगन के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर जगन की माँ से पता चलता है जगन पता नहीं क्यों 5-6 महीनों से ठीक से खाना नहीं खा रहा, ठीक से सो भी नहीं रहा, ठीक से किसी से नहीं मिलता। नाच की क्लास में भी जाना बंद कर दिया है उसने घर पे भी नाच सिखाना बंद कर दिया। वो ऐसा क्यों कर रहा है उसके घर के किसी को भी नहीं पता। घर पे भी उसने साफ साफ बता दिया कि वो अब पढ़ाई भी नहीं करेगा। फिर जगन के ग्रुप के सारे दोस्त उससे मिल जाने पर भी वो कमरे से नहीं निकलता और बंद कमरे के अंदर से ही सबको चले जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि वो अब कभी किसी से नहीं मिलना चाहता। इसके बाद परीक्षाएं होती है। सभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन जगन का फिर कभी कॉलेज आना नहीं होता, एग्जाम भी नहीं देता। एग्जाम के बाद सभी दोस्तों का ग्रुप अपनी अपनी दिशाओं में बिखर जाते हैं। टिम्बर की खरीद बिक्री अनुज की फैमिली बिजनेस थी। ग्रेजुएशन के बाद अनुज अपने पिता के साथ उनके फैमिली बिजनेस में जुट जाता है। फिर अनुज और नेहा अपने अपने माता पिता को एक दूसरे के प्यार की बात बताते हैं और उनके माता पिता आपस में बैठकर शादी की बात करते हैं और बहुत ही जल्दी शादी की तारीख भी पक्की करवाते हैं। फिर एंगेजमेंट भी कर लेते हैं। एंगेजमेंट के दिन नेहा के घर में अनुज अपने माता पिता के साथ साथ कुछ रिश्तेदार और करीबी दोस्तों के साथ उपस्थित था। दिन भर नाच गाना, खाना पीना और अंगूठी बदल आदि सारे कार्यक्रम खत्म करके शादी के दिन, तारीख, समय आदि तय करके अनुज और सभी रिश्तेदार और दोस्त नेहा के घर से लौट जाते हैं। तभी नेहा सारा दिन के थकान के साथ अपने घर के दूसरे माले में अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सोते ही नेहा को नींद आ जाती है। रात गहराने के साथ नेहा को नींद में ही ऐसा लगा जैसे कोई उसके नाम लेकर पुकार रहा हो। नेहा, ए नेहा। नींद में ही हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती है नेहा। तब ध्यान से सुनने के बाद नेहा को पता चला कि वो आवाज खिड़की से आ रही है। कोई इसके नाम लेकर बहुत धीमी आवाज में पुकार रहा है। नेहा, ए नेहा, आ, एक बार आ। नेहा उठकर कमरे की लाइट ऑन करती है, फिर खिड़की के करीब जाती है। बहुत धीरे से खिड़की का एक पल्ला खोलकर उसने जो देखा वो देखकर डर के मारे चीखते हुए पीछे की तरफ चलने लगती है। उसने देखा काले चेहरे पे सफेद रंग के अलग अलग चित्रे के साथ लाल आंखें और माथे पे बड़ी सी लाल सिंदूर की बिंदी लगाए खिड़की के गार्निश पे जगन खड़ा है। बहुत दिनों बाद जगन को इस रूप में देखकर नेहा सचमुच बहुत डर गई थी। फिर नेहा गौर करती है कि जगन के होठों पे लाल रंग पोती है और जगन ने सलवार कमीज पहना है, वो भी औरतों वाले, और एक दुपट्टा भी है गले में। कानों में बड़े बड़े झुमके और गले में बड़ी सी हार पहना है जगन ने। नेहा को देखते ही आदिवासियों की परंपरागत आवाज जो उंगली को जीभ पे रखकर ऊपर नीचे करते हुए एक आवाज निकलती है, कुलकुली। जगन वही कुलकुली की आवाज करने लगता है। अजीब सा दिख रहा लड़कियों की साज पोशाक पहने, साथ में भयानक आदिवासी आवाज से नेहा बहुत डर कर बुरी तरह से कांपने लगती है। दोनों हाथों से चेहरा ढककर एक झटके से वहां से हट जाती है। अचानक फिर से कुलकुली की आवाज करते हुए भारी गले में रात के सन्नाटे को भंग करते हुए बहुत क्रूरता के साथ जगन बोल उठा, नेहा, मैं आदिवासी जाति का हूँ, दिखने में काला हूँ और फिर मेरे नाचने की वजह से तूने मैं लड़कियों जैसा हूँ कहकर तूने मेरा मजाक उड़ाया और मेरा तिरस्कार भी किया। लेकिन देख, मैंने अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई, नाच, घर परिवार, और आज मैंने अपना गुट भी छोड़ दिया सिर्फ तेरे लिए। आज मैं हानापुरी का साधक भी बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, तूने एक दिन मेरी मर्दानगी को लेकर सवाल उठाया था ना,
और मेरा मजाक भी उड़ाया था, तो मैंने वो भी तेरे लिए विसर्जन देकर आज मैंने अपनी जिंदगी को तमाशा बनाकर लड़की की तरह जीने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर लिया है। ये सब सुनकर चित्कार करते हुए नेहा बोल उठी, ऐसा मत कर जगन, अपने समाज में लौट जा। हम सब तेरे साथ हैं, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। तेरी फिर से नाच की स्कूल होगी, तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से सजा। मैं और अनुज तेरी हर तरह से मदद करेंगे। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए किसी की मदद। अब मैंने अपने लिए अपनी अलग जिंदगी चुन ली है। उस दिन थोड़ी दया दिखाकर अगर तूने मेरे प्यार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चुननी पड़ती। फिर नेहा भरे गले से कहती है, नहीं जगन, ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करती, तू चला जा यहाँ से, तू चला जा। अंतिम बार बेइज्जत होकर भरे हुए गले से रोते हुए चित्कार करते हुए जगन कुलकुली करने लगता है और फिर रोते रोते कहता है, नेहा, मैं तुझे आखिरी बार देखने आया था, लेकिन अब जा रहा हूँ। हो सकता है जीते जी अब तुझसे कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरकर भी मैं अपना प्यार हासिल करके ही रहूंगा। फिर झटके से घने अंधेरों में पाइप के सहारे उतरकर पलों में जगन कहीं गायब हो गया। नेहा ने रोते रोते घर के लोगों को बुलाकर सब कुछ बता दिया। तब नेहा की माँ उसको संभालते हुए कहती है, शायद जगन का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो तेरे साथ बकवास कर रहा था। एक बार तेरी और अनुज की शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर 2 महीने तक नेहा के साथ कुछ नहीं हुआ। इसी क्रम में उनके शादी के दिन भी करीब आ गई और उन दोनों की शादी भी हो गई। ससुराल जाने के बाद पगफेरे के रस्म के लिए नेहा फिर से मायके आती है। तब नेहा को एक मर्माहत खबर मिलती है। नेहा को पता चलता है कि ससुराल में रिसेप्शन के दिन जगन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ऐसे गहरे दोस्त की ऐसी दर्दनाक मौत की खबर से नेहा का दिल दर्द से तड़प उठता है। लेकिन तभी नेहा के परिवार वाले और अनुज भी नेहा को समझाता है कि जगन की मौत में उसकी कोई गलती नहीं है, और नेहा खुद के दिल को भी यही बात समझाती है। ऐसे पगफेरे की रस्म करके घर में सत्यनारायण की पूजा करके नेहा अनुज के साथ ससुराल लौट जाती है। असली घटना इसके बाद ही घटती है। उस दिन शनिवार था। अनुज को देर रात तक टीवी देखने की आदत थी, तो अनुज अकेले ही डाइनिंग में बैठ के टीवी देख रहा था। नेहा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक अनुज ने सुना कि उसके घर के छत पे बहुत जोरों की एक आवाज होती है। टीवी की वॉल्यूम कम करके पहले तो वो अच्छे से सुनने की कोशिश करता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन अनुज कुछ भी समझने में असमर्थ था। घड़ी की ओर देखता है, रात के 2:15 बज रहे हैं। पता ही नहीं चला इतनी रात हो गई। अनुज टीवी बंद करके अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसने सुना बाहर से एक अपार्थिव कुलकुली की आवाज आ रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रात के सन्नाटे को भंग करते हुए ऐसी भयानक और अद्भुत आवाज जब अनुज ने सुना, तब किसी को ना जगाकर हाथ में टॉर्च लेकर खुद ही इस बात के तह तक जाने की सोचा और अकेले ही बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही अनुज ने देखा चांद की रोशनी में आंगन में घने अंधेरों में एक काला साया खड़ा है। पहले तो कोई चोर या बदमाश सोचकर अनुज ने अकेला ही निकल आता है, लेकिन बाहर की टॉर्च की रोशनी डालते ही वो साया हट जाती है। अचानक वो साया अनुज की नजरों से ओझल हो जाती है। अच्छे से देखने के लिए वो आंगन में उतर आता है और कुछ आगे बढ़ जाता है। अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए फिर से वही भयानक आवाज में कुलकुल करते हुए वो साया आदिवासी अलौकिक आवाज में बहुत तीखी लेकिन शांत स्वर में बोल उठा, अनुज देख, मैं आया हूँ दोस्त, आ मेरे पास, देख मुझे। कौन है वहाँ? इतनी रात गए, कौन ऐसे मजाक कर रहा है वहाँ? अनुज की ये बात कहने के बाद
एक साया आगे की तरफ आता है। बगल के पेड़ से एक ठंडी हवा का झोंका आकर अनुज के पूरे बदन में कपकपी पैदा कर देती है। तभी अनुज के हाथ में जो टॉर्च थी उसकी रोशनी में अनुज ने जो देखा वो देखकर उसका जैसे खून जम गया। खौफ से अनुज की आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखता है विवश चेहरे के साथ जगन उसके सामने खड़ा है। उसके काले चेहरे पे 2 होंठ लाल और आंखें पूरी तरह सफेद थी और माथे पे बड़ी सी लाल बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके और सलवार कमीज पहने हुए था और पांव से घुंघरू की आवाज आ रही थी। इसके बाद अचानक वो भयानक तरह से हंसते हंसते अपने गले से दुपट्टा हटाते हुए कहता है, देख दोस्त, देख मैं कैसे मरा, देख तेरी नेहा को तुझसे छीन लेने के लिए मैंने खुद की जान कैसे ली, देख। इतना कहते ही पेड़ पे जो दुपट्टा लटक रही थी, जगन दौड़कर दुपट्टे के फंदे में अपना गला डाल देता है और लटक जाता है। अनुज चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहा था और जगन का पांव किसी कटे हुए बकरे की तरह तड़प रहा था। फिर जगन के मुंह से राल निकलने लगती है, उसके साथ जगन की जीभ भी बाहर निकल आती है। पुतलियां विहीन सफेद आंखें जैसे बाहर निकल रही थी। जगन उसी दुपट्टे के फंदे में तड़प तड़प कर कुलकुली करने लगा था। ये घटना देखने के बाद अनुज कुछ समय के लिए भूल गया था कि जगन अब जिंदा नहीं है, इसीलिए वो दौड़कर जगन का पांव पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। अनुज जब उस पेड़ के नीचे जगन को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे याद आती है, अरे जगन तो मर चुका है, तो मैंने किसका पांव पकड़ा है। फिर अनुज पेड़ की तरफ देखता है, वहां कोई नहीं है। ठीक उसी वक्त अनुज को ऐसा लगा जैसे कोई इसका पांव पकड़ के खींच रहा है। अनुज गिर जाता है। फिर कोई अदृश्य चीज अनुज का पांव पकड़कर खींचते खींचते घसीटते हुए सामने के झाड़ की तरफ ले जाता है। वहां की बहुत ही सड़ी हुई बदबू और डर से वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब नेहा की नींद खुली तो वो देखती है कि उसके बगल में उसका पति अनुज नहीं है। पहले तो नेहा उठकर सारे कमरों में अनुज को ढूंढती है, अनुज का नाम लेकर बहुत बुलाती है। उसके बाद नेहा के सास ससुर भी अनुज को घर में आसपास चारों तरफ बहुत ढूंढने लगते हैं। चारों तरफ ढूंढने के बाद जब अनुज का कोई पता नहीं चलता, तब आस पड़ोस के कुछ लोग अनुज को ढूंढने गांव के सीमा तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद लगभग दोपहर तक बहुत ढूंढने के बाद भी जब अनुज नहीं मिलता, तब गांव वालों का एक दल जगन के पास वाले गांव में ढूंढने जाते हैं। जगन के घर में वैसे ही जगन के मौत से मातम छाया था, इसीलिए जगन के घर वाले अनुज को ढूंढने में कोई मदद नहीं करते। वहां से लौटकर आदिवासी गांव के छोर में एक ऐसी जगह में अनुज को बेहोशी की हालत में मिलती है जो देखकर सारे गांव वाले बहुत चौंक जाते हैं। अनुज का शरीर जगह जगह पे खरोचने के निशान के साथ अर्धनग्न अवस्था में था। अनुज जहां बेहोश मिला उस जगह में स्थानीय भाषा में हानापुरी थान कहा जाता है। अनुज को वहां बेहोश गिरा देख कुछ आदिवासी पुरुष जो अनुज को वहां ढूंढने निकले थे, वो सब उस जगह को देखकर डर के मारे कांप जाते हैं। वो कहते हैं, इटा जगह ते अनुज बाबू की रंग अलग बटे, इटा जगह अदृश्य प्रेत पूरी बटे। आदिवासी समाज भी इस जगह को हमेशा इग्नोर करते थे। जो लोग अलौकिक क्रियाओं में विश्वास करते हैं और अपदेवता को पूजते हैं, वही लोग यहाँ पड़े रहते हैं या तिथि नक्षत्र के अनुसार धर्माचार पालन करने आते हैं। जो भी हो, उस वक्त अनुज को लेकर उसके घर पहुंचाया जाता है। बहुत जतन करके दवाइयाँ और सेवा के माध्यम से अनुज की कमजोरी कम करने के लिए डॉक्टर कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहते हैं। उस दिन लौटने के बाद अनुज को नींद की दवाई देकर सुला दिया गया था। अनुज भी बहुत गहरी नींद सोता है। अनुज को ऐसे खतरनाक जगह पर क्यों और कैसे गया किसी को पता नहीं। इसी बीच नेहा अनुज को समय समय पर खाना खिला देती है और दिन भर वो अपने बीमार पति के पास ही रहती है। तभी रात पता नहीं कितने बजे थे, नेहा की नींद घुंघरू की आवाज से टूट जाती है। पहले तो नेहा चुपचाप सारा मामला समझने की कोशिश करती है। नेहा को ऐसे लगा जैसे कोई उसके बेड के आसपास चल रहा हो।
इतने में नेहा अपने बगल में सोए पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है उसके बगल में अनुज नहीं है। डर के मारे नेहा का गला सूख जाता है। फिर भी बहुत कोशिश करके नेहा अंधेरे में ही देखने की कोशिश करती है कि कौन चल रहा है। अचानक नेहा ने देखा वो साया बेड की तरफ आकर रुक गया। बहुत हिम्मत जुटाकर नेहा झट से उठकर बेड के पास वाली बेड स्विच ऑन करती है। इसके बाद जो नेहा देखती है वो देखकर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। वो देखती है अनुज रात को उसके बगल से उठकर नेहा की सलवार कमीज पहना है। ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर की डिब्बी खोलकर पूरे माथे और चेहरे पे सिंदूर लगाया है। अनुज ने आंखों में काजल और हाथ और पाँव में आलता भी पहना है। गले में हार और हाथों में चूड़ियां भी पहना है अनुज ने। इसके बाद गले में एक दुपट्टा डालकर नर्तकी जैसे बेड के चारों तरफ लगातार धीरे धीरे चल रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि दोनों पैरों में घुंघरू बड़े थे और वो घुंघरू अनुज को कहां से मिली ये नेहा को समझ में नहीं आ रहा था। ये सब देखकर डरने के बावजूद नेहा अनुज से कहने लगी, इतनी रात गए ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? मेरे गहने कपड़े तुमने क्यों पहना है? ये सुनकर अनुज ने चलना रोककर 2 बार जोरदार कुलकुली कर उठा। फिर जगन जैसा बदन लचकाकर लड़कियों की तरह अजीब तरीके से हंसते हंसते नेहा के सामने आकर कहने लगा, क्यों रे नेहा, मुझे देखकर तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? देख ना देख, मैं बिल्कुल लड़कियों जैसी हो गई हूँ ना। तूने तो मुझे प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि मैं एक मर्द हूँ ये भी नहीं माना, और मेरे पीठ पीछे मुझे हमेशा हिजरा कहती रही थी। इसलिए तो मुझे सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ा। तो अब तू मुझे क्यों नहीं मान रही? नेहा ये सब सुनने के बाद हैरान हो जाती है। वो सोचती है अनु ये सब क्या कह रहा है। अब नेहा कहती है, अनुज ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ दिनों पहले ही तो हमारी शादी हुई है, ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? अब अनुज अद्भुत हंसी हंसते हुए कौन अनुज? मैं जगन टुडू हुरे। मैंने कहा था ना मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए तो कल रात मेरे साधना की जगह पर इसको ले जाकर मैंने इसका शरीर धारण किया है। फिर नेहा के करीब और करीब आकर अनुज रूपी जगन कहता है, देख, जब मैंने गले में फंदा डाला था ना, बहुत तकलीफ हुई थी रे। मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई। ठीक ऐसे कहकर अनुज धीरे से अपने कंधे से दुपट्टा हटाता है। फिर नेहा देखती है कि सच में अनुज की गर्दन टेढ़ी हो गई है और गले में मोटी सी रस्सी की जैसी निशान है। और फिर देखा अनुज की जीभ बाहर निकल आई है और आंखें भी बाहर निकली है। होठों के कोने में खून टपक रही है। फिर नेहा ने एक पल भी ना गवाकर अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे में जाकर दरवाजा जोर का धक्का मारती है और बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद उसके सास ससुर नेहा को होश में लाकर जब उसके कमरे में आते हैं तब उन्होंने देखा अनुज महिलाओं की साज पोशाक पहने जमीन पर बेहोश पड़ा है। अगली सुबह नेहा के मुंह से सारी बातें सुनकर अनुज के माँ बाप बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन दिन चढ़ते ही अनुज जब जागा, पहले तो वो किसी से बात करना नहीं चाहता। बाद में वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वही सलवार कमीज और घुंघरू पहनकर सारा दिन कमरे में चलता रहता है और बीच बीच में भयानक कुलकुली भी करता है। जब अनुज की माँ खाना लेकर उसके कमरे में घुसती है तो वो अनुज के सामने हाथ जोड़कर कहती है, बेटा तू ऐसा मत कर, घर में तेरी नई नवेली दुल्हन है, तू स्वाभाविक होने की कोशिश कर। तभी अनुज अपनी माँ के पास आकर गर्दन टेढ़ी करते हुए मुंह से कुलकुली की आवाज निकालने लगता है और उसी प्रकार से लाल आंखें बनाकर कहता है, बेटे के लिए जब इतनी फिक्र है तब कोई दूसरी लड़की को बहू बनाकर क्यों नहीं लाई? मैं अनुज नहीं हूँ, मैं तो तेरी बहू नेहा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अगर कहे तो उसको लेकर जाऊं,
तो देख, मैं अब भी तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। सुनकर अनुज की माँ डर के मारे दरवाजा खोलकर बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद घर में ओझा को बुलाया जाता है, झाड़ फूक करवाया जाता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनुज उस समय एक कमरे में बंद रहता था। सुबह के वक्त अनुज थोड़ा निस्तेज रहता था। उस वक्त नेहा या अनुज की माँ कमरे में जाकर कमरे की साफ सफाई किया करते थे और अनुज को भी नहलाकर साफ सुथरा करने की कोशिश करते। अगर उस वक्त अनुज को पुरुषों वाले कपड़े पहनाए जाते तो अनुज महिलाओं वाले कपड़े पहनने के लिए सारा घर अपने सर पे उठा लेता। फिर दोपहर के बाद से रात तक चलती उसकी भयानक कुलकुली आदिवासी भाषा में मंत्र उच्चारण, बीच बीच में ताली की आवाज और कथक नाच के विभिन्न मुद्राएं करने की कोशिश। अनुज की ऐसी अवस्था देखकर परिवार के लोग और आस पड़ोस वाले बहुत दुख होता था। एक हंसता खेलता लड़का धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। करीब 10-12 दिन ऐसे ही चलने के बाद अनुज का शरीर धीरे धीरे सूख रहा था। वो ना ठीक से खाना खाता, ना ठीक से सोता, पागलों जैसे खुद ही आदिवासी भाषा में बकता रहता। इसीलिए शरीर से वो बहुत कमजोर हो गया था। ऐसे में एक दिन नेहा उसके सास कमरे में आकर देखते हैं कि पूरे कमरे में बाल के गुच्छे बिखरे हैं। पहले तो इन लोगों ने सोचा पागलपन की वजह से अनुज ने खुद अपने बाल नोचे हैं, लेकिन गौर करने पे नेहा देखती है कि अनुज के सर से खुद ही बालों गुच्छे निकल रहे हैं। तब नेहा सब समझ जाती है और रोते रोते अनुज के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर कहती है, जगन तू इसको छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मुझ पे दया कर। तुझे जो भी बदला लेना है तू मुझसे ले, मुझे खत्म कर दे। तू अनुज को ऐसे शारीरिक और मानसिक रूप से मत मार। मुझसे भूल हो गई थी। एक वक्त मैंने तेरे सर के बाल और तेरे रंग रूप को लेकर तेरा मजाक उड़ाया था। उसकी सजा तू अनुज को मत दे। जगन, मैं तेरी पांव पड़ती हूँ, तू मेरे पति को लौटा दे। सब सुनकर अनुज रूपी जगन पिशाच की तरह हंसते हंसते दीवार पे सर पटकने लगता है और लगातार दीवार पे सिर टकराने की वजह से अनुज के सिर से खून बहने लगता है। फिर अनुज जमीन पर गिर जाता है। उस दिन नेहा ये सब देखकर एक कपड़ों में घर से निकल जाती है। सास से कहती है, अगर मैं अनुज को बचा पाती हूँ तो ही इस घर में लौटूंगी, नहीं तो मैं कभी नहीं लौटूंगी। आज जब अनुज की ऐसी हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ तो मैं उसको मेरी वजह से ऐसे मिटने नहीं दूंगी। यह कहकर नेहा घर छोड़कर निकल जाती है। फिर जगन का घर जाकर जगन की माँ के पैरों में गिरकर लगातार रोती रहती है। बार बार भीख मांगते हुए कहती है, इसकी कोई उपाय हो तो बताए। नेहा के आंसू देखकर जगन की माँ को बहुत दया आ जाती है। वो नेहा से कहती है, जीते जी जब तू उस बेवकूफ लड़के को नहीं मिली तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई, शौक, समाज और अंत में इस जगत को भी छोड़ दिया। अब वही मरकर भी तुझे नहीं छोड़ पाया। मैं उसके पिछली बातें उतनी ही जानती बेटी। वो घर परिवार छोड़कर बहुत दिनों तक उस हानापुरी थान में पड़ा रहता था, लेकिन मैं तुझे साथ में वहां ले जाकर आखिरी बार कोशिश कर ही सकती हूँ। हो सकता है इससे मेरे बेटे को भी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद वो दोनों जाहिर मान जी की थान में जाते हैं। यहाँ आदिवासी देवता बोंगा की उपासना की जाती है। वहाँ के पुजारी बताते हैं, यहाँ के बोंगा नुआपुरी अर्थात दृश्यमान जगत और हानापुरी अर्थात अदृश्य जगत के सृष्टिकर्ता और नियंत्रक है। जगन प्यार में तिरस्कृत होकर यहाँ आकर दिन पर दिन घर परिवार छोड़कर उसके पुरुषत्व त्याग करके ऐसे घृणित महिला रूपी साज श्रृंगार करके हर रोज आदिवासी धर्म अनुसार यहाँ के बोंगा की उपासना किया करता था। फिर वहाँ के करीबी जागृत टीला मारांगबुरु में वो पुजारी नेहा और जगन की माँ को ले जाते हैं और फिर वो कहते हैं, नेहा बेटी, आदिवासी लोग प्रकृति के देन के माध्यम से अपना अलौकिकत्व हासिल करते हैं। वो लोग एक धर्मी और बहुधर्मी अलौकिकत्व में विश्वास करते हैं।
उनके ये मालांग बुरु और फिर मालांग बुद्धि को पृथ्वी के मानक बनाने की निर्देश देते हैं। तब उनके खुदी को समय समय पर परिवर्तन करने की अनुमति भी देते हैं। और जगन इसी मालांग बुद्धि का उपासक था। उसने अपना पुरुषत्व देवता मालांग बुद्धि बंगा के पास स्वेच्छा से अर्पण किया था। बहुत से नियम कुलकुली आदिम मंत्रों के माध्यम से, आदिवासी भाषा के माध्यम से उसने एक कठोर साधना के द्वारा बोंगा के पास भीख मांगी थी कि उसको पिलचू हराम यानी लड़के से पिलचू बुद्धि यानी लड़की में परिवर्तन किया जाए। ये बोंगा का अभिशाप था, क्योंकि जगन ने बोंगा के पास कोई आशीर्वाद नहीं मांगा था। जिस पुरुष जन्म ने उसको उसके प्यार से नहीं मिलवा सका, और बल्कि उसकी वही प्रेमिका जो उसको लड़कियों जैसा पुरुष कहकर अपमान करने लगी, वो पुरुष जन्म अब जगन को बिल्कुल नहीं चाहिए था। पुजारी जी से सब जानने के बाद जगन की माँ ने कहा, तभी हम ये सब कुछ नहीं जानते थे। मेरा बेटा दिल में इतना दर्द लेकर मर गया। ये कहकर वो उसी स्थान में सर को पटकती रही और रोती रही। नेहा रुहासे आवाज में सारी बातें पुजारी जी को बताती है। उसी स्थान में सिर पटक पटक कर माफी मांगती है। फिर पुजारी जी कहते हैं, मैं जगन के दिल के दर्द को जानता था, लेकिन तुम ही वो नेहा हो ये नहीं जानता था। नहीं तो तुमसे मिलकर कहता कि प्यार के लिए कंगाल लड़के जगन को भले ही मत अपनाओ, लेकिन कम से कम प्यार से बात करके उसने जो ऐसी विकृत जिंदगी चुनी है उससे उद्धार करो। इसके बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए, ठीक है, जो होना था हो चुका, अब इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसके लिए जाहिर के बंगा और गोसाई के बंगा की एक साथ उपासना करनी पड़ेगी। अगर ये खुश हो गए तो हो सकता है अनुज का शरीर छोड़कर जगन की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। फिर उस दिन सारी रात आदिवासी के सुख कारक देवता जाहिर के बंगा की पूजा करते हैं और गोसाई के बंगा से आशीर्वाद मांगकर नेहा, जगन की माँ और पुजारी एक साथ अनुज के घर आते हैं। वहाँ अनुज की बहुत ही कमजोर हो चुकी शरीर पर पुजारी आदिवासी नियम मुताबिक बहुत सी क्रियाएं करते हैं। उसके शरीर से लड़कियों के कपड़े और गहने हटाकर उसको पुरुषों वाले कपड़े पहनाए जाते हैं और अंत में पांव से घुंघरू निकालकर सभी मिलकर हाथ जोड़कर जाहिर और गोसाई के बंगा को जगन की आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। नेहा जमीन पर सर पटक पटक कर अपना दोष स्वीकार करती है। माफी मांगते हुए कहती है, अगले जन्म में तू मेरे दोस्त बनकर आना। वादा करती हूँ जगन, अब कभी तुझे हिजरा कहकर अपमान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे। अनुज को मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसे मुझे लौटा दे। अचानक अनुज का शरीर हल्का होकर पुजारी जी के गोद में गिर जाता है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे नेहा की सेवा और प्यार से अनुज ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद अनुज के पिता फर्नीचर का शोरूम खोलते हैं दिल्ली में। अब नेहा और अनुज दोनों मिलकर शोरूम की देखभाल करते हैं। कभी कभी वो दोनों गांव के पैतृक घर में घूमने भी जाते हैं। अनुज के ठीक होने के बाद नेहा और अनुज जाहिर मांझी के थान पर जाकर जगन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जगन के नाम पर स्मारक भी तैयार करवाते हैं। वहाँ एक काठ के बक्से में आज भी जगन की घुंघरू रखी है। जगन की बरसी पर वो दोनों आज भी जगन के स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।